हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां। मनमर्जियां भाग 3। कानपुर उत्तर प्रदेश। मिश्रा जी को आईसीयू के बाहर बैठा देखकर गोलू चाय ले आया और उनके बगल में बैठकर एक कप उनकी ओर बढ़ा दी। मिश्रा जी ने गोलू के हाथ से चाय ली और पीते हुए गोलू से कहने लगे, गोलू, एक बहुत ही जरूरी काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, करोगे? कहिए ना, जरूर करेंगे, गोलू ने कहा। शगुन को लेने जाना है। गुप्ता जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि शगुन ठीक है, लेकिन बार बार गुड्डू से मिलने की जिद कर रही है। हमें भी लगता है कि शगुन को यहाँ होना चाहिए, गुड्डू के पास। तो आज शाम तुम चले जाओ बनारस उनको लेने के लिए, मिश्रा जी ने कहा। हाँ, हम चले जाएंगे, पर उससे पहले घर जाकर आएंगे, गोलू ने कहा। हाँ, घर जाओ, घर वालों से मिलो, थोड़ा आराम करो, फिर चले जाना, मिश्रा जी ने कहा। गोलू चाय पीने लगा। गुड्डू के चक्कर में वह शगुन को तो भूल ही गया था। उसने चाय पी और शगुन का हालचाल जानने का सोचकर जेब से अपना फोन निकाला, जो कि शादी के दौरान स्विच ऑफ हुआ था और तब से बंद ही पड़ा था। गोलू ने उसे वापस जेब में डाल लिया। सुबह होते ही गोलू घर चला आया। उसके पिताजी घर के बाहर दरवाजे पर मिल गए। गोलू को देखते ही उन्होंने सवाल किया, अब गुड्डू कैसा है? खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश नहीं आया है, गोलू ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा। दोस्त के चक्कर में घर की सुध भी नहीं ली तुमने गोलू। चलो अंदर आओ, तुम्हारी अम्मा परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, गोलू के पिताजी ने आज बिना गोलू पर गुस्सा किए शांत भाव से कहा। गोलू अंदर चला आया। उसे देखते ही उसकी अम्मा उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, कहाँ था तू इतने दिन? और तुम्हारे पिताजी बता रहे गुड्डू के बारे में, कैसा है वो, ठीक तो है ना? गुड्डू भैया ठीक नहीं है अम्मा, बहुत चोट आई है उनको। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ठीक होने में वक्त लगेगा, गोलू ने दुखी स्वर में कहा। और उसकी दुल्हन वो कहाँ है? हम ये भी सुने रहे कि वो भी भर्ती है अस्पताल में, गोलू की माँ ने कहा। शगुन भाभी और गुड्डू भैया साथ ही एक्सीडेंट हुए थे। गुड्डू भैया की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मिश्रा जी उन्हें कानपुर ले आए और भाभी वहीं बनारस के हॉस्पिटल में भर्ती रही। अम्मा, हम नहा कर आते तो मैं कुछ खाने का बनाई थी, गोलू ने समालों से बचने के लिए कहा। हाँ, तुम जाकर नहाओ, हम बनाते हैं, कहते हुए गोलू की अम्मा रसोई की ओर चली गई। गोलू ने अपने कमरे में आकर कपड़े लिए और नहाने चला गया। नहाने के बाद गोलू ने नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए गोलू को पिंकी का ख्याल आया। कितने दिन से उसने पिंकी को देखा तक नहीं था। उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था। नाश्ता करने के बाद गोलू अपना फोन लिया और बिना उसे ऑन किए ही जेब में डाल लिया। घर से अपनी स्कूटी लेकर निकला। नुक्कड़ पर उसने देखा पिंकी रिक्शा से उतर रही थी। गोलू ने स्कूटी लाकर उसके सामने रोकी और कहा, कहां से आ रही हो तुम? गोलू को देखकर पिंकी का दिल किया कि वह उसके गले आ लगे, लेकिन नाराजगी इतनी थी कि उसने गुस्से में गोलू को देखा और अपना बैग उठाए आगे बढ़ गई। गोलू को कुछ समझ नहीं आया। उसने स्कूटी साइड में रोकी और पैदल ही पिंकी के पीछे आते हुए कहा, पिंकी, ए पिंकिया, का हुआ, गुस्सा काहे हो? पिंकी पलटी और अपना बैग जमीन पर डालकर कहा, कहा थे तुम इतने दिन से? तुम्हें फोन करो तो फोन बंद। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी तब तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, और आज जब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो तुम गायब हो। गुड्डू भैया हॉस्पिटल में हैं, गोलू ने धीरे से कहा। क्या? कैसे? क्या हुआ है गुड्डू को? पिंकी ने घबरा कर कहा। गोलू ने पिंकी को गुड्डू और शगुन के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो पिंकी का दिल बैठ गया और उसने कहा, शगुन कैसी है? भाभी अब ठीक है, गोलू ने उदासी भरे स्वर में कहा। गुड्डू के साथ ये अच्छा नहीं हुआ गोलू, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसके साथ ही ये सब, पिंकी ने दुखी स्वर में कहा। तुम कहां से आ रही हो? गोलू ने पूछा। गोलू से इस वक्त अपने प्यार के बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा, मुझे सही वक्त का इंतजार करना चाहिए,
पिंकी ने मन ही मन खुद से कहा और फिर गोलू की तरफ देखकर बोली, लखनऊ से आ रहे हैं, मामा के घर गए थे कुछ दिन के लिए। ठीक है, घर जा रही हो? गोलू ने सवाल किया। हाँ, पिंकी ने कहा। चलो हम छोड़ देते हैं, गोलू ने कहा और फिर पिंकी का बैग उठाकर उसके साथ अपनी स्कूटी पर चल पड़ा। गोलू के पीछे बैठी पिंकी मन ही मन कहने लगी, सोचा था तुमसे मिलकर अपने दिल की सारी बातें कह दूंगी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है गोलू। गुड्डू जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी और शगुन की लाइफ पहले जैसी हो जाए, इसके लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे हम। तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है हमारे मन में, पर ये वक्त सही ना है हमारे लिए। पहले गुड्डू भैया है, बाद में सब। उनको इस हालत में देखकर कितना दुख हो रहा है हम ही जानते हैं। एक बार वो ठीक हो जाए, भाभी से अपने दिल की बात कह दे, उसके बाद हम तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देंगे पिंकिया। आज गुड्डू भैया के लिए तुम्हारी परवाह देखकर हम समझ गए कि तुम बदल चुकी हो पिंकिया। गोलू ने मन ही मन खामोशी से कहा। गोलू ने गली के नुक्कड़ पर आकर स्कूटी रोकी तो पिंकी ने कहा, गोलू यहाँ नहीं, घर के सामने छोड़कर आओ। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले वाले, वो तुमको हमारे साथ देखेंगे तो? गोलू ने कहा। कोई भी देखे तो कुछ भी कहे, तुम चलो। पिंकी ने गोलू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। इन 3 दिनों में गोलू पहली बार मुस्कुराया था। उसने स्कूटी आगे बढ़ा दी और पिंकी के घर के सामने लाकर रोक दी। पिंकी उतरी पर गोलू के सामने आकर कहा, चिंता मत करो, गुड्डू को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखना। कहते हुए न जाने पिंकी में कहां से हिम्मत आई और उसने गोलू को हल्का सा गले लगा लिया और अपना बैग लेकर अंदर चली गई। गनीमत था मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ऊपर खड़े पिंकी के पापा ने देख लिया। गुस्से से वे नीचे आए, तब तक गोलू वहां से जा चुका था। पिंकी के पापा ने आकर पिंकी की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर करते हुए कहा, ये सब का है पिंकी? मोहल्ले के बीच में वो लड़के को गले लगा रही हो तुम? थोड़ी भी शर्म है या नहीं? वो 2 कौड़ी का गुप्ता का लड़का ही मिला तुम्हें लड़ाने के लिए? पापा, हम गोलू से प्यार करते हैं, पिंकी ने हिम्मत करके सहज भाव से कहा। एक थप्पड़ आकर पिंकी के गाल पर लगा और उसके पापा ने कहा, अपने बाप के सामने ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? पापा, हम गोलू को पसंद करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे, पिंकी ने आंखों में गुस्सा भरते हुए कहा और वहां से चली गई। शर्मा जी को उसकी आंखों में बगावत साफ नजर आ रही थी। बनारस, उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह जब शगुन की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर पाया। पास ही कुर्सी पर पारस बैठा था। शगुन को देखकर पारस ने कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? गुड्डू जी कहाँ है? शगुन ने बेचैनी से पहला सवाल किया। शगुन, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, पारस ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा। पारस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बताओ गुड्डू जी कहाँ है? शगुन ने फिर परेशानी भरे स्वर में कहा। शगुन, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तुम बैठो प्लीज, पारस ने बिस्तर से नीचे उतरी शगुन को वापस बैठाते हुए कहा। पारस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बताओ गुड्डू जी कहाँ है, उन्हें क्या हुआ है? शगुन ने लगभग रोते हुए कहा तो पारस का दिल पिघल गया और उसने कहा, गुड्डू कानपुर में है शगुन, तुम्हारे साथ उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से उसके घर वाले से कानपुर ले गए। शगुन ने सुना तो उसका दिल बैठ गया, आंखें पथरा गई हो जैसे, आंसू झरझर बहने लगे। उसने पारस की तरफ देखा और कहा, मुझे उनसे मिलना है, मुझे अभी उनके पास जाना है, देखना है वो किस हाल में है। जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती, उनसे बात नहीं कर लेती, मुझे चैन नहीं आएगा। पारस प्लीज, मुझे गुड्डू जी से मिलना है, मुझे उनके पास लेकर चलो। शगुन को देखकर पारस को एहसास हुआ कि वह गुड्डू से कितना प्यार करती है, लेकिन इस वक्त वह शगुन को लेकर नहीं जाना चाहता था। उसने शगुन को समझाते हुए कहा, शगुन, हम लोग जल्दी ही वहां जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी जाना है। पारस, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना कितना जरूरी है। उस दिन वो मुझे कुछ बताने वाले थे। प्लीज पारस, मुझे गुड्डू जी के पास लेकर चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलो। प्लीज पारस, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। कहते हुए शगुन रो पड़ी और घुटनों के बल जा बैठी। पारस से उसकी यह हालत
देखी नहीं गई। वह शगुन के सामने बैठा और उसे संभाला और अपने सीने से लगा लिया। पारस सब देख सकता था, लेकिन शगुन की आंखों में आंसू नहीं। पारस के सीने से लगी शगुन ने रोते हुए कहा, मुझे गुड्डू जी के पास जाना है पारस, एक बार उनसे मिलने के लिए चलो प्लीज। मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे गुड्डू जी से मिलना है, उन्हें देखना है। हाँ शगुन, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, पारस ने उसका सर सहलाते हुए कहा। शगुन ने अपने आंसू पोंछे और पारस से दूर होकर कहा, अभी चलो प्लीज। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे डॉक्टर से बात करके आता हूँ, पारस ने शगुन को जमीन से उठाते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। शगुन बाथरूम में आई, मुंह धोया, शीशे में खुद को देखा। आंखें लाल और सूजी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। शगुन कुछ देर खुद को शीशे में देखती रही, फिर जैसे ही गुड्डू का ख्याल आया उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वॉशरूम से बाहर चली आई। कुछ देर बाद ही पारस आया और कहा, डॉक्टर ने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है, चलो। शगुन पारस के पास आई और उसका हाथ थामकर कहा, थैंक यू पारस, थैंक यू सो मच। पारस ने कुछ नहीं कहा और शगुन को लेकर वहां से चला गया। दोनों बस स्टैंड आए। पारस ने कानपुर की 2 टिकट ली, दोनों बस में आ बैठे। शगुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। सीधी मांग में बनाए बालों से लट निकलकर उसके चेहरे पर झूल रही थी। होंठ सूख चुके थे, आंखों में अब भी लालिमा बाकी थी और वह एकटक बस सामने देखे जा रही थी। कानपुर जाने के बारे में पारस ने किसी को कुछ नहीं बताया। बताता तो शायद परेशानी हो जाती, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही शगुन के साथ कानपुर के लिए चल पड़ा। बनारस से कानपुर जाने में 6 घंटे का वक्त लगने वाला था। शगुन को खामोश देखकर पारस भी खामोश हो गया और सर सीट से लगा लिया। आंखों के सामने शगुन का चेहरा आने लगा। कानपुर, उत्तर प्रदेश। दोपहर का समय। डॉक्टर ने गुड्डू के कुछ टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी उभर आई। उसने साथ वाले डॉक्टर को गुड्डू की रिपोर्ट दिखाई और आपस में दोनों डिस्कस करने लगे। गुड्डू को होश आ गया था। आईसीयू में लेटा वह अधखुली आंखों से वहां मौजूद चीजों को देख रहा था। उसने पास खड़ी नर्स से कहा, पानी चाहिए। रुको, पिलाती हूँ, नर्स ने कहा और कुछ देर बाद गुड्डू के लिए पानी ले आई। उसने सहारा देकर गुड्डू को उठाया और पानी पिलाया। गला तर हुआ तो गुड्डू को थोड़ा आराम मिला। उसके सर से आधे से ज्यादा बाल काटे जा चुके थे और पट्टियां बंधी हुई थी। आज 5वां दिन था और गुड्डू की हालत में कुछ सुधार भी था। गुड्डू वापस लेट गया। सर में टांकों की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और गुड्डू का ट्रीटमेंट देखते हुए उसे मशीनों से आजाद करने को कहा। मिश्राइन की दुआओं का असर था कि अब गुड्डू पहले से ठीक था। 2 दिनों से अभी आईसीयू में रहना था। बस हाथ के अंगूठे में मॉनिटर लगा हुआ था। गुड्डू ने आंखें मूंद ली। सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद एक रिजल्ट आया। डॉक्टर बाकी रिपोर्ट्स को सेट करने लगा। मिश्राइन, वेदी और गोलू घर से हॉस्पिटल चले आए। मिश्राइन ने गुड्डू से मिलने की बात की तो डॉक्टर ने उन्हें मिलने की परमिशन दे दी। अब तक डॉक्टर के साथ मिश्रा जी भी थोड़ा फ्रैंक हो चुके थे। गोलू बाहर ही रुक गया और बाकी तीनों को अंदर जाने दिया। वेदी ने अपने भाई को इस हालत में देखा, आंखों में आंसू भर आए। मिश्राइन ने आकर प्यार से गुड्डू का हाथ सहलाया। गुड्डू ने आंखें खोली और देखा पास में मिश्राइन खड़ी है तो उनका हाथ थामकर कहा, अम्मा, हमें घर जाना है, हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बिटवा, चलेंगे, घर चलेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चलते हैं, मिश्राइन ने कहा। खुद को बात करते देखकर मिश्राइन को अच्छा लग रहा था। कैसे हो बेटा? मिश्रा जी ने बड़े प्यार से पूछा। पिताजी, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब कैसे हुआ? हम सच कह रहे हैं, मिश्रा जी की डांट के डर से गुड्डू ने कहा। तो मिश्रा जी उसके पास आए और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, हम ठीक हैं, बस हमें घर ले चलो, गुड्डू ने कहा। तो मिश्रा जी ने हामी में गर्दन हिला दी। आईसीयू के बाहर खड़ी शगुन नर्स से अंदर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन नर्स ने उसे नहीं जाने दिया। गोलू डॉक्टर के कैबिन से बाहर आया तो नजर शगुन पर पड़ी। वह दौड़कर उसके पास आया। शगुन ने गोलू को देखा तो रोते हुए कहने लगी, देखिए ना गोलू जी,
मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है, आप कहिए ना इनसे। हाँ हाँ भाभी, हम बोलते हैं, कहते हुए गोलू नर्स के पास आया और उससे कहा, देखो सिस्टर, जो हमारी भाभी है और गुड्डू भैया की पत्नी है, रिक्वेस्ट है आपसे, जाने दीजिए। लेकिन अंदर एक साथ इतने लोगों का जाना अलाउड नहीं है, नर्स ने अपनी मजबूरी बताई। हम बाकी सबको बाहर ले आएंगे, एक बार इनको अंदर जाने दीजिए प्लीज। गोलू के कहने पर और शगुन को रोता देखकर नर्स ने उसे अंदर जाने दिया। गुड्डू बेड का सहारा लिए अधलेटा ही था कि शगुन ने आकर कहा, गुड्डू जी। गुड्डू ने शगुन को देखा और फिर मिश्रा जी की ओर देखकर कहा, ये कौन है पिताजी, और हमारा नाम कैसे जानती है? मिश्रा जी, मिश्राइन और वेदी ने गुड्डू के मुंह से ये बात सुनी तो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। शगुन ने सुना तो उसका दिल टूट गया और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो आंसू गालों पर लुढ़क आए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।